अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर ऑफिस से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी सैमस हैनी की एक पोएम दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ डेवे मोटरवे। सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैंने एक्सपोजर जब पोएम डिस्कस की थी आपके साथ, तो उस वक्त भी मैंने इनका इंट्रोडक्शन यही वाला दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वजह से मैंने कहा कि दोबारा से इसको इंक्लूड कर देती हूँ, ताकि आपको जो है दोबारा से दूसरी पोएम जो है देखने की ज़हमत ना करनी पड़े। ठीक है। सैमस हैनी जो थे, इनका फुल नेम था जस्टिस हैनी। 1939 में ये पैदा हुए थे और 2013 में इनकी डेथ हो गई थी। आयरिश पोइट थे, प्ले राइट थे। उसके बाद इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनके वर्क्स में जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है जो अब तक जाना जाता है वो है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। ये एक वॉल्यूम था जिसमें बहुत सारी पोएम्स थी। उसके बाद इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, जैसे डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट होगी। उसके अलावा नॉर्थ, विंटरिंग आउटडोर इनटू द डार्क, फील्ड वर्क, डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल। ये भी तमाम तर वर्क जो थे इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ये जो थे ये टाउनलैंड में पैदा हुए थे, जो कि कैसल डॉसन में है और टॉम ब्रिज में है। नॉर्थर्न आयरलैंड में ये पैदा हुए थे और वहाँ पे क्योंकि पॉलिटिकल अपसेट जो है प्लेस उसको समझा जाता है नॉर्थर्न आयरलैंड, जहाँ पे बहुत सारी सिविल वॉर्स चल रही थी। अब इन्होंने क्या किया, जब वहाँ पे वॉर चल रही थी, मैंने आपको पहले एक्सपोजर में भी बताया कि ये साउथर्न एरियाज़ में चले गए थे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नेचर के करीब पार्ट है। ठीक है। उसके बाद इनकी फैमिली जो है बेलागी में मूव कर गई जब वो बहुत ही छोटे थे। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने लेक्चरार की जो है खिदमत सर अंजाम दी सेंट जोसेफ कॉलेज में। वो बरीड हुए थे सेंट मैरीज चर्च में, जो कि बेलागी में ही है। उसके बाद इनकी जो एपिटैफ है उसके ऊपर जो उनका कुतबा है कब्र का, उसके ऊपर लिखा होता वॉक ऑन एयर अगेंस्ट योर बेटर जजमेंट, जो कि इसकी एक पोएम थी अ ग्रेवल वॉक, द ग्रेवल वॉक्स, वहाँ से लिया गया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो एडवोकेट थे ह्यूमन राइट्स के, सोशल जस्टिस के बहुत ज़्यादा एडवोकेट थे। ठीक है। और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मैंने आपको पहले भी बताया। एट द एज ऑफ 74 इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ डेवी मोटरवे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड आपको मैं बताऊंगी। दिस पोएम फ्रॉम अ डेवी मोटरवे वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन नॉर्थर्न आयरलैंड दैट लास्टेड फ्रॉम लेट 1960 टू 1990। ये जो पोएम थी ये उस वक्त लिखी गई जब नॉर्थ आयरलैंड में बहुत सारे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, बहुत सारी वॉर्स चल रही थी, तो उस वक्त इन्होंने ये लिखी। ठीक है। और ये बहुत ही एक लंबे अरसे तक चली थी वॉर डेट लास्टेड फ्रॉम 1960 टू 1990s। ठीक है स्टूडेंट, इसका मेन हम बैकग्राउंड थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्रिश्चियनिटी, अब यहाँ पे जब ये वॉर चल रही थी आयरलैंड के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स और सीवियर वॉर चल रही थी एज यू नो ऑल, वहाँ पर दो ग्रुप्स बन गए थे। जैसे क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट्स होते हैं, इसी तरह प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। ठीक है, ये दो ग्रुप्स बन गए थे। जो कैथोलिक थे ना, वो ये चाहते थे कि उनका एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लाइक किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, वो अपना एक इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी जो है वो उनको चाहिए थी। तो वो कहते थे कि हम अपना अलग मुल्क लेंगे। जबकि जो प्रोटेस्टेंट थे ना, वो ये कहते थे कि जैसे भी हो ना, हम इंग्लैंड के साथ मिल जाएंगे, उनके साथ हम सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है। तो ये इस चीज़ पे जो है उनकी बहुत ज़्यादा वॉर चल रही थी। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है पोएम का स्ट्रक्चर मैं बाद में डिस्कस करूँगी। पहले पोएम को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसके थीम्स को भी डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम पोएम जो है उसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को देखते हैं, फिर मैं आपको इसका जो हम कह सकते हैं कि एक डीप जो थॉट होती है ना, वो भी बताऊँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पोएम को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइन बाय लाइन इसकी ट्रांसलेशन को देखेंगे, इसके बाद इसका एनालिसिस भी करेंगे, देन हम इसके थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ ड्रेवी मोटरवे आई सा द कैंप, न्यू कैंप फॉर इंटर्नीज। ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं सैमस हैनी, वो मोटरवे पे चल रहे हैं। ठीक है। मोटरवे, वहाँ पे जब वो घर से निकले मोटरवे की तरफ, तो मतलब शबनमी मोटरवे था, जहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे मिस्टी टाइप सा होता है, वेट होता है। ठीक है, एक वेट जगह होती है वहाँ पे। वो सुबह के वक्त मोटरवे जो कि बहुत ज़्यादा नमी वाला है, वहाँ पे चल रहे होते हैं।
वहाँ पे वो तमाम रास्ते में जब वो गुज़र रहे होते हैं तो वो हर चीज़ को ना ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं आई सा द न्यू कैंप फॉर द इंटरनीज़ जो होते हैं वो उनको कहते हैं प्रिजनर, ठीक है। इनका मतलब होता है प्रिजनर, ऐसे प्रिजनर जो कि जिनको विदाउट ट्रायल्स रखा जाता है, ठीक है। मतलब उनको ट्रायल्स पे रखा जाता है, विदाउट ट्रायल्स रखा जाता है, जैसे सस्पेक्टेड तौर पर जो है वो पकड़ लिए गए होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने इंटरनीज़ का एक नया कैंप देखा है। अ बॉम्ब हैड लेफ्ट अ क्रेटर ऑफ फ्रेश क्लॉ। अब फिर उसके बाद एक और सिचुएशन को बयान कर रहे होते हैं कि एक बॉम्ब जो कि गिरा है ज़मीन पर, उसने एक फ्रेश क्ले जो साफ़ एक किस्म की चिकनी मिट्टी जो होती है, ये ज़मीन जो होती है मतलब जहाँ पे नरम सी ज़मीन होती है, वहाँ पर उसने एक बाउल लाइक जो है एक क्रेटर सा बना दिया, ठीक है। क्रेटर क्या होता है? एक बाउल लाइक प्लेस। जो बॉम्ब जहाँ पे गिरा है उसने क्या किया, उसके इफ़ेक्ट से ज़मीन जो है बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे एक बाउल की शेप, जैसे ऐसे सर्कल शेप में ऐसे शेप बन जाती है, जैसे ओवल शेप होती है। तो बॉम्ब का इफ़ेक्ट बता रहे हैं। देन नेक्स्ट वो बताते हैं इन द रोड एंड ओवर इन द ट्रीज़। कहाँ पे? रोड साइड पे देखा है और दरख्तों के दरमियान जो जगह है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं कि मशीन गन पोस्ट डिफाइंड अ रियल स्टॉकेज। मशीन गन जो तोप होती हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो आर्मी लोगों के पास होती है, वो कह रहे हैं कि आगे वो जब जाते हैं तो वो मशीन गन्स पोस्ट देखते हैं। जब वो उसे देखते हैं तो उनको ये लगता है कि जैसे ये एक रुकावट को शो कर रही हैं, ठीक है। रियल स्टॉकेड कहते हैं हर्डल्स को, ठीक है। यानी अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो मशीन गन पोस्ट है ना, वो ये डिफ़ाइन कर रही हैं कि आगे नहीं जाया जा सकता, ठीक है। अगर हम इसमें से देखें जो मशीन गन पोस्ट हैं, वो इस चीज़ को सुजेस्ट कर रही हैं लाइक प्रेजेंस ऑफ पावर एंड कंट्रोल। पावर को और कंट्रोल को शो कर रही हैं। The next there was that white mist you get on a low ground। अब वो एक नेचुरल एस्पेक्ट के तौर पर बात कर रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर धुंधला धुआं था, ठीक। यानी जैसे वाइट कलर का एक धुंधला उनको धुआं सा, जैसे मतलब बॉम्ब वगैरह होता है, आतिशबाजी होती है तो उसके बाद ऐसे ज़मीन पे फोक टाइप सी नज़र आने लग जाती है, ऐसे मिस्टी टाइप सा, कुछ धुंधला टाइप सा नज़र आने लग जाता है। तो वो उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं हमें। एंड इट वॉज डीजा व्यू सम फिल्म मेड। अब यहाँ पे ये जो टर्म यूज़ हुई है डीजा व्यू, ये जो डीजा व्यू है ये एक ऐसा टर्म है जो कि इस चीज़ को जो है शो करने के लिए यूज़ होता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ। समटाइम ऐसे होता है हमारे सामने कोई इवेंट हो रहा होता है तो हमें उस वक्त लग रहा होता है कि यार ऐसे लगता है जैसे पहले से भी हमारे ये सामने हुआ है, इस चीज़ को मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है। तो वो चीज़ें जो हमें पिछली चीज़ों को रिकॉल करवाती हैं तो वो होता है डीजा व्यू, ठीक है। सम फिल्म मेड ऑफ स्टैलिक 17। ये जो स्टैलिक 17 थी ये एक जर्मन फिल्म है जो कि स्टैलिक आयरमैन जो थे जर्मन में वर्ल्ड वार 2 के बाद जो पकड़े गए थे उनके ऊपर ये एक स्टोरी है जो कि 1953 में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पहले मैं देख चुका हूँ, यानी ये तो पहले भी मामूल रोज़ का मामूल है, ये सारा मतलब ये सब कुछ अपना चार्म खो चुका है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सारे मूवी वाले सीन्स लग रहे हैं, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं इस स्टैलिक 17 को कहते हैं अ बैड ड्रीम विद नो साउंड, कि बिल्कुल ये एक ऐसे ही है जैसे एक बुरा ख्वाब जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, ठीक है। द नेक्स्ट जो हमारे पास एक स्टैंजा है, जो लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, उसमें वो एक फ़िलोसफिकल क्वेश्चन से वो स्टैंजे को स्टार्ट करते हैं। इज़ देयर अ लाइफ बिफोर डेथ। वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आता है। वो कहते हैं कि मौत से पहले भी कोई ज़िंदगी होती है। यानी वो यहाँ पे ये बात करें कि जितने लोग जिन्होंने वारफेयर में यानी जंगो जदल में ज़िंदगी गुजारी है, सारी ज़िंदगी लड़ते रहे हैं, उनकी भी कोई ज़िंदगी है। यानी मौत से पहले उनकी कोई ज़िंदगी है या नहीं, या मौत से पहले ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी के बाद ही मौत है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं दैट चॉक अप इन बैली मर्फी जो है ये एक सीरीज़ थी जो कि आयरलैंड में ब्रिटिश ने जो है वो साजिश की जंग मतलब स्टार्ट की थी।
इस जो मतलब सीरीज़ थी इसके मुताबिक ये था कि जितने भी लोग फेमस हैं उनको मार दिया जाए, उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, ठीक है। तो वो इस तरह से कहते हैं कि ये लोग जो हैं कॉम्पिटेंस विद पेन कोहेरेंट मिजरीज, वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये दर्द देने में बड़ी महारत रखते हैं, ठीक है। अबाइट मिजरीज कोहेरेंट, हमारी जो मिजरीज होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं वो हमें मरबूत लग रही होती हैं। अबाइट एंड सप, बिल्कुल ऐसे ही मतलब वो निगल लेते हैं लोगों की ज़िंदगियाँ, जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं और फिर उसको हज़म कर जाते हैं, ठीक है, घूंट भर जाना, इस तरीके से बाइट एंड सप। फिर नेक्स्ट एंड में जो क्वेश्चन है, एंड में सॉरी जो एक लाइन है, वी हग ओवर लिटिल डेस्टिनी अगेन। अब यहाँ पे इट सजेस्ट अ सेंस ऑफ होपलेसनेस, वो कहते हैं कि जब हमें लगता है कि ये सारी मुनज़्ज़म यानी सोची समझी साजिशें हैं, तो हम पता है क्या करते हैं, हम ऐसे होपलेसनेस हो जाते हैं, हमें कोई होप नज़र नहीं आ रही होती है। हम क्या करते हैं, हम उसी को ही अपना एक मुकद्दर मान लेते हैं और हम गले लगा लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था इसका ओवरऑल व्यू, ठीक है। तो जैसे पोइट जो हैं हमारे आयरलैंड में पैदा हुए, नॉर्थ वाली साइड में, वहाँ पे बहुत सारे सिविल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और वॉर की सिचुएशन को उन्होंने यहाँ पे ओवरऑल पोएम में जो है वो नरेट किया है, ठीक है। देन हम इसके थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस पोइम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन है, ठीक है, जो क्वाट्रेन में डिवाइड की गई है, ठीक है। इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो है A B, ठीक है। अगर आप पोइम को देखें तो राइमिंग स्कीम जो फॉलो कर रही है वो है A B, यानी हर एक वर्ड दूसरे के साथ राइम कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ अपनी साउंड को जो है वो मिला रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये थी इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम जो है थीम को डिस्कस कर लेते हैं। थीम में सबसे पहले थीम वो होते हैं जो हमें सेंट्रल आइडिया के बारे में बताते हैं। तो ये ओवरऑल पोइम में सेंट्रल आइडियाज़ हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। सबसे पहले है वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे अगर देखें ओवरऑल पोइम में तो हमें वायलेंस और कन्फ्लिक्ट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि उस वक्त सिविल वार चल रही थी, कन्फ्लिक्ट्स था, वायलेंस थे। जैसे उन्होंने बॉम्ब का जिक्र किया रोड साइड पे, और उसके बाद इंटरनीस का और कैंप्स का जिक्र किया, बॉम्ब का जिक्र किया और मशीन गन पोस्ट का जिक्र किया। ये सारी चीज़ें वायलेंस और कन्फ्लिक्ट को शो कर रही हैं। उसके बाद है मेमोरी एंड ट्रॉमा में अगर हम देखें तो सबसे मेन आस्पेक्ट जहाँ पे मैंने आपको डीजा व्यू बताया था, यानी एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें हमें लगता है कि हम कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें लगता है हम पहले इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लाइक हमारे माइंड में हमारे सामने से ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे होता है ना सम टाइम हमारे माइंड में, जैसे हम किसी फंक्शन पे जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे सामने कोई चीज़ रिपीट होती है या कोई बात हमारे सामने कर रहा हो तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे मुझे लगता है कि जैसे हमने कोई ये चीज़ जो है, ये बात जो है हमने पहले भी सुनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेमोरी के बारे में देखता है कि डीजा व्यू, और मेमोरी किसके लिए यूज़ करता है, फिल्म स्टालिक 17 जो कि जर्मन मूवी मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेमोरी को शो कर रहा है। और ट्रॉमा इसमें यही है कि जैसे ये आयरन मैन जो थे मतलब उनके लिए बनाई गई थी, जो सस्पेक्टेड तौर पर पकड़े गए थे वर्ल्ड वार 2 में, तो यहाँ पे मेमोरी और ट्रॉमा आ जाएगा। उसके बाद फेट एंड डेस्टिनी, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया वी हग ओवर लिटिल डेस्टिनी अगेन, जब लोग ये सिंबलाइज़ करता है होपलेसनेस को, जब लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, लाइक उनको कोई एक मंजिल नज़र नहीं आती, तो वो जितना कुछ हो रहा होता है उसको चुपचाप जो है वो सह लेते हैं। तो ये यहाँ पे फेट एंड डेस्टिनी आ जाता है। देन नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। जैसे हमारे पास जो लास्ट वाली लाइन्स थी जिसमें वो पूछता है इज़ देयर एनी लाइफ बिफोर डेथ, मतलब ज़िंदगी से, मौत से पहले भी कोई ज़िंदगी है। तो ये एग्जिस्टेंस एक फ़िलासफ़ी का एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास टर्म आती है कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से, मतलब इज़ देयर एनी लाइफ बिफोर डेथ, कि मौत से पहले कोई ज़िंदगी है या नहीं। यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ जो जंगो जदल में गुजार दिया, परेशानी में गुजार दिया, सारी ज़िंदगी वारफेयर में गुजार दिया, उनकी कोई लाइफ है या नहीं। देन नेक्स्ट वो बताते हैं पावर एंड कंट्रोल। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जैसे मशीन गन पोस्ट, वो कहते हैं कि डिफाइंड रियल स्टॉकेड। तो यहाँ पे इन दोनों की प्रेजेंस को अगर हम देखें तो पावर एंड कंट्रोल को शो कर रही है।
देन नेक्स्ट है नेचर, जहाँ पे वो कहते हैं हमारे पास एक लाइन आती है जैसे डेवी मोटरवे और वाइट मिस्ट, जहाँ पे जिक्र आता है यानी नमी का, और डेवी मोटरवे जहाँ पे वो चल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें नेचर की प्रेजेंस को शो कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीडियो। इसकी एक्सप्लेनेशन को हमने पढ़ा, हमने इसके स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को पढ़ा, थीम्स को पढ़ा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ा, हमने उसके बाद इंट्रोडक्शन को पढ़ा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को, उसके बाद हमने बैकग्राउंड ऑफ पोइम पढ़ा, हर एस्पेक्ट को हमने जो है वो फॉलो किया। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ, और मुझे लगता है कि आपके लिए मुझे बनानी चाहिए, बिकॉज हर मेहनत, जो भी मेहनत है, एक छोटी सी एफर्ट है, मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो आपका इन रिटर्न हक बनता है कि आप मुझे जो है प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियोज़ को शेयर करें, उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।